बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी जो प्रोनाउंसिएशन हमने हासिल की उस पे आपका अक्सर आरपी के नाम से क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज का एक्सेंट है उसके बारे में बात करें। असल में रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से हम ना आदमी का बैकग्राउंड नहीं दिखा सकते, उसके बैकग्राउंड का नहीं पता चलता, उसकी साइकी का नहीं पता चलता। उसने जो प्रोनाउंसिएशन का लेवल सीखा होता है वो उसी लेवल में बात करता है, चाहे वो नॉन नेटिव हो, लेकिन वो नेटिव स्टाइल में बात कर लेगा क्योंकि उसने प्रोनाउंसिएशन को रिसीव किया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरपी, जो है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की ही शॉर्ट फॉर्म है और सबसे ज्यादा माने जाना वाला एक्सेंट है जिसको अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है स्पेशली ब्रिटिश में कि भी ब्रिटिश एक्सेंट है आपका। और बड़ी पॉपुलर टर्म है ये एक्सेंट की, जिसको कहा जाता है जैसे द क्वींस इंग्लिश। जो इंग्लिश होती है ना क्वीन, ये जो यूके की मलका है उसकी जो इंग्लिश है उसको कहा जाता है, वहां से आई है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। फिर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश भी बड़ी मानी जानी इंग्लिश है। बीबीसी इंग्लिश, ये सारी वो इंग्लिश है जो रियल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर है। इनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके पास इतना एक्सेंट होता है, इतना स्टेमिना होता है और इतना नॉलेज होता है कि वो इन ऑफिस में काम कर लेते हैं। बाजूकात ऐसे प्रोफेसर जो होते हैं जो नेटिव नहीं होते, लेकिन उनका एक्सेंट जो होता है ना रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन वाला होता है, तो उन्हें वो लोग भी रख लेते हैं। इसी तरह से इसके साथ थोड़ी सी मिसलीडिंग भी चलती है, यानी इस मामले में ये भी कहा जाता है कि ये पॉइंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है। अब ये जो समझा जाता है कि जनाब जो क्वीन है मिसाल के तौर पर जो भी बोलती है वो तकरीबन एक यूनिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश की बोलती है। देखिए मलकाएं आलिया तो आप जनाब और मोहतरम जैसे हमारी मलका का एक लहजा बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऐसे बोलती हैं। और जो इंग्लिश होती है ना जिसको हम सुनते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या बीबीसी पे, बीबीसी वो जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो इनका रेडियो चैनल है ना, वहां पर जो हम सुनते हैं ना वहां पर नो लॉन्गर रिस्ट्रक्टेड, कोई रिस्ट्रक्टेड हमें टाइप का मिलता ही नहीं है एक्सेंट। वहां पर जो है उसमें एक्सेंट का अपना ही एक रवैया और अपना ही एक मेयार है। आरपी में एक्सेंट अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर डायलेक्ट का पता नहीं चलता। डायलेक्ट होता है ना कि जैसे अगर हम लाहौर के रहने वाले हैं तो वो कहते हैं ये लाहौर का है, रे पल्लू रख रहा है, ये साहिवाल का इसका लहजा थोड़ा डिफरेंट है, ये कोहाट का इसका डिफरेंट है। यानी लेकिन जिन लोगों ने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज रखा होता है उनके लहजे को हम भाप नहीं सकते कि कौन से इलाके से हैं। सारे के सारे जो स्पीकर्स जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं ये स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज करते हैं। याद है स्टैंडर्ड इंग्लिश हमने पढ़ा था उधर कॉलेजेस में, मीडिया में, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड जो होती है ना उसको स्टैंडर्ड इंग्लिश कहा जाता है। सोशियोलॉजी में हमने ये पढ़ा था। यहाँ पर भी बता रहे हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, दूसरे लफ्जों में ये अवॉइड करते हैं नॉन स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस, वो वाली वो कवायद व इंशा की गलतियां जो मेयार के मुताबिक नहीं होती। बाजू का हम बोलते हैं ना तुम आई हो, तो अगर हम किसी नॉन नेटिव को बोलते तुम आया था, तो उनका वो आया और आई में भी जो आ जाता है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं, उससे ये लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश बनानी है ना। और लोकलाइज्ड वोकैबुलरी जो होती है ना इसके अंदर जैसे उसकी अहमियत, एक इलाके का डायलॉग, ये सारा कुछ इन तमाम चीजों से अवॉइड किया जाता है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होती है कि आपने कॉपी करना है बीबीसी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, क्वीन इंग्लिश को, इनको आपने कॉपी करना है और ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, इनसे ही निकला है। यहाँ से आपको रीजनल या डायलेक्ट का ताल्लुक नहीं रखना है। रिसीव प्रोनाउंसिएशन जो है इसमें कोई खास इलाका नहीं होता है और ना ही ये मुश्तमिल होती है किसी खास किस्म के क्लूज के ऊपर के स्पीकर का, बोलने वाले का आपको जियोग्राफिकल एरिया बताए, उसका इलाका बताए, उसका शहर बताए, उसका मुल्क बताए, उसका डायलेक्ट डिलीवरी का स्टाइल बताए, ये कुछ नहीं होता इसके अंदर, ये नहीं होता। बैकग्राउंड उसका कुछ नहीं हम पता कर सकते। जो बंदा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से बोलता है ना, ये याद है इमरान खान की बेगम जो दूसरी थी रेहाम, ये बीबीसी पे मौसम का हाल पढ़ती थी ना, तो वो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की बेस पर वहां जॉब कर रही थी। अब इस तरह चलते हैं तो जनाब आगे कहता है कि ये सारे के सारे बड़े ग्रेट आइडियाज रिवील कर देते हैं और सोशल भी होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है। ये जो होते हैं ना ये लोग अपने एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड की वजह से रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इलाके में रहते हैं ना, जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के फिर आप नेटिव की जुबान सुन सुन के सीख ही जाते हैं। वेल नाउन लेकिन वाइडली यूज्ड नहीं किया जाता, पॉइंट है इसका।
बड़ा जाना माना एक्सेंट है जी जनाब, लेकिन कोई यूज नहीं करता इसे इतना ज्यादा। प्रोबेबली मोस्ट वाइडली स्टडीड, बहुत ज्यादा स्टडीड भी किया जाता है और फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब भी होता है, बहुत ज्यादा इसको लोग बताते भी हैं। इसमें बड़ी वैरायटी पाई जाती है स्पोकन इंग्लिश की। बोलने वाला स्टैंडर्ड है ना, ये एक्सेंट बोलने में ही आता है, लिखने में तो सेम ही वही है ABCD, कोई भी लिख लेता, लेकिन बोलने का जो होता है ना उसमें आएगा। याद रखिएगा, अंडरलाइन करें, स्पोकन इंग्लिश में आ रहा है और पूरी दुनिया में ये होता है। अब रिसेंटली जो है एस्टिमेट ये हमें तजवीज करते हैं कि सिर्फ 2% जो है ना यूके की आबादी बोलती है, 2% आबादी जो है ना स्टैंडर्ड इंग्लिश को यूज करती है, और बाकी जो है हमारे निचली नेग्लिजिबल प्रेजेंस करते हैं, नजरअंदाज करते हैं इसकी मौजूदगी को, जैसे कि स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड, यहाँ पर ये नजरअंदाज होता है। ये एक्सेंट स्टैंडर्ड उर्दू का, याद है लखनऊ की उर्दू, कराची की उर्दू, लाहौर की उर्दू, इनमें भी डिफरेंस होता है ना। तो वही वो बताना चाह रहा है कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही बोलती है। 2% पॉपुलेशन यानी ज्यादा लिहाज करके बात करती है, बाकी अपने लोकलाइज सेशन में इंग्लिश बोलते रहते हैं। लेकिन इसकी बड़ी प्रेस्टीज स्टेटस है कहाँ पर, वेल्स में। वेल्स जो एरिया है ना वहां पर ये बड़ी मानी जाती है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन की स्पीकिंग स्टाइल को। अब इसको प्रॉपरली देखें तो ये जनाब इंग्लिश को बताता है एज एन इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश ही बताता है, इंग्लिश के लेवल पे बात करता है, रेदर देन ब्रिटिशर एक्सेंट। अब ब्रिटिशर एक्सेंट का मतलब है कि भाई रियल इंग्लिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहती हैं हम इंग्लिश हैं, जो अमेरिकन हैं वो तो कन्वर्टेड होके आए हैं दूसरी नेशनैलिटी से, कोई ग्रीस से, कोई लैटिन से, कोई फ्रेंच से, तो ब्रिटिशर्स तो पैदा ही इंग्लिश में है। तो अब यहाँ पर उसने कहा कि इंग्लिश बोलने को बताता है, ये नहीं बताता कि आप ब्रिटिशर के एक्सेंट में ही बात करेंगे। अब इसमें ये लिविंग एक्सेंट जो है वो मौजूद होता है, और RP को इसीलिए थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट के तहत लिया जाता है। थ्योरेटिकल होते हैं नजरियाती, जो लिंग्विस्ट होते हैं ना लिसानदान, वो इस नजरिए को, इस नुक्ता नजर को बड़े नजरियाती तौर पर लेते हैं सारे के सारे लिसानदान, कि ये जो एक्सेंट है, लबो लहजा है, जिसमें फोनेमेटिक आ जाती है, ट्रांसक्रिप्शन। फोनेमेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने करनी है अब फोनोलॉजी में जाके, वहां आपको फोनीम्स मिलने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा कि फोनीम जो होता है ना वो कैसे यूज होता है। जैसे मॉर्फोलॉजी में हमने वो मॉर्फिन्स निकाले थे ना, छोटे छोटे से हिस्से किए थे वर्ड के, ऐसे ही हमने फोनीम भी जाके देखने हैं कि एक जो छोटा ट्रांसक्रिप्शन है ना वो कैसे अपना एक्सेंट चेंज कर सकता है, और उसकी डिक्शनरी में क्या हैसियत है। डिक्शनरी में जो अल्फाज लगते हैं वो इस तरह के स्लैशेस के अंदर आके लगते हैं, और बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल हो जाता है इसका। और कहाँ पर, जर्नल अमेरिका, वहाँ भी ये यूज किया जाता है, और टीचिंग इंग्लिश में भी ये यूज होता है, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज होती है, बैरूनी लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज 2 जो होती है ना, सेकंड लैंग्वेज को हम जब सीखते हैं तो जरूरी है कि हम ज्यादातर इंग्लिश ही सीखते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वहां पर भी ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को जो है थ्योरेटिकल लेवल पे यूज किया जाता है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अंदर शामिल क्या क्या है, यहाँ पर एक ऐसे मामले का मुताला किया जाता है जो कि तकरीबन मेरिट पर डिपेंड करता है रेदर देन अदर इंग्लिश एक्सेंट। आपने बताया ना मैंने कि अगर आप नॉन नेटिव भी हैं लेकिन आपका मेरिट इतना है तो आप वहां पर अपने एक्सेंट के बलबूते पर, अपने मेरिट के बलबूते पर जॉब ले लेते हैं किसी भी इंग्लिश कंट्री में। अब इसके साथ ये प्रोवाइड करता है हमें क्या, एक एक्सट्रीम फेमिलियर हो जाता है हमारे, बहुत ज्यादा जिसे है जान पहचान से हो जाती है एक मॉडल के साथ, यानी एक हमें नमूना बनाकर दिखाया जाता है कि इस नमूने की हमें इंग्लिश चाहिए, और उस नमूने की इंग्लिश के साथ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं दूसरे लोगों के बोलने के स्टाइल का। ये है जनाब इसका वेल नोन, लेकिन फिर भी लोग इसे ज्यादा यूज नहीं करते। अब इसका नाम कैसे पड़ा, ये जो नाम है ना RP, यंग एक्सेंट जो लैंग्विस्ट की टर्म है उसकी वजह से इसको कहते हैं RP, जो नौजवान, नौजवान अगर आगे ना तो समझे मॉडर्न लैंग्विस्ट आगे, ये 20th सेंचुरी के लैंग्विस्ट की बात हो गई। इट वॉज नॉट अराउंड, फॉर एग्जाम्पल ये तकरीबन उस वक्त इससे पहले नहीं मौजूद था। मिसाल के तौर पर हमारे जॉनसन जो है ना, डॉक्टर जॉनसन का नाम निकाल ले, एक शख्सियत का नाम मिल जाए तो ले लिया करें फटाफट,
क्योंकि उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई थी लैंग्वेज की 1757 में, लेकिन उन्होंने कोई प्रोनाउंसिएशन उसमें अपनी तजवीज से पेश नहीं की, यानी उन्होंने इंग्लिश लिख दी। आजकल डिक्शनरी में आपको साइड पे स्लैशेस के अंदर उसके बोलने का तरीका भी लिखा जाता है, वही है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। उसने महसूस किया कि जाने तो लिटिल छोटा सा एग्रीमेंट ही तो है ये, एजुकेशनल सोसाइटी के तौर पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है और कुछ वर्ड रेकमेंडेड फॉर्म में डाल दी, यानी वर्ड लिखा और वर्ड की इंग्लिश में ही मीनिंग्स लिख दिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो लिखनी थी वो नहीं लिखी। मगर ये जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का फ्रेज है, फ्रेज ही है ना, ये जुमला तो नहीं है ना, फ्रेज क्या होता है, जो छोटा सा एक सेंटेंस बने। इसमें क्या है जनाब, 1800 अगर हम 69 की तरफ चले जाते हैं, वहां के जो लैंग्वेज थे, अब उससे जरा आगे आ जाए। 1700 की बात चली थी, 1700 से तकरीबन ये 90 साल तो बनते ही होंगे ना, 100 साल नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर 60 अगर 57 100 साल से ऊपर ही बन गए, क्योंकि ये 60 की बात कर रहा है, तो 57 पे तो यहाँ 100 हो गए। तकरीबन 100 साल के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये जो फ्रेज था ना हमारा, वहां पर एक और लैंग्वेज आए, A.G. एलियस। पहले कौन आए थे, डॉक्टर जॉनसन आए थे, निकाल के रखेंगे, ये दोनों आए थे। अब तकरीबन 1869 में हमारे A.G. एलियस आ गए। इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया, इस टर्म का, और फिर उन्होंने डिस्क्राइब किए कुछ एक्सेंट और सोशल अलाइड, अलाइड होते हैं एलीट क्लास, जो बड़े अमीर लोग होते हैं ना, उनकी क्लास का उन्होंने एक्सेंट निकाला और उसको फोनेटिशियंस की सूरत में ले लिया। अमीर बंदा जो बोलेगा उसने कहा वही एक्सेंट है आपका, वो गरीब जो बोल रहा है ओए उई तुई करके, उसको नहीं। इसके बाद आगे डैनियल जॉन्स। डैनियल जॉन्स वही है जिन्होंने हमें ना वो वावल्स के कॉन्सेप्ट्स का एक ग्राफ दिया था। ये 1924 के आगे तीन बंदे आपको यहाँ मिल रहे हैं। तीन बंदों के अगर आप नाम लिख लेते हैं ना, तो आपके क्वेश्चन में जरा जान सी बढ़ जाती है। इन्होंने कहा मैं सेकंड एडिशन बनाता हूँ इंग्लिश प्रोनाउंसेस की डिक्शनरी का। इन्होंने एक और एडिशन बना दिया। एक एडिशन तो वो पहले बना गए थे ना हमारे जॉनसन से, डॉक्टर जॉनसन से, जो तकरीबन 1757 में बना गए थे। इन्होंने कोई 200-150 साल बाद आके, 250 साल बाद आके कहा चलो ये काम करता हूँ। फिर उन्होंने रिसीव्ड किया, डेफिनेशन जो रिसीव्ड की ना, उसके जरिए उन्होंने ओरिजिनल मीनिंग तो हमें पहुंचा दिए, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड थे और जो भी अप्रूव्ड हो चुके थे। इसके साथ उन्होंने रिसीव्ड विजडम को भी हासिल किया, यानी जो कुछ उनकी समझ में आया उस लिहाज से उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत इसमें ना प्रोनाउंसिएशन का ऐड कर दो। एम थोड़ी अगले ने वावल पे इतना काम किया कि वावल के कैसे साउंड है, कौन से जो है डबल वावल है, सिंगल वावल है, इन सबको। अब इस तरह से एक इसका जो अगर हम ओरिजिन को ट्रेस करें, अगर हम इसके जो है ना इलाके तक पहुंचे, इसके असल तक पहुंचे, इसकी बुनियाद तक पहुंचे, तो आरपी पीछे जाती है पब्लिक स्कूल्स की तरफ। जब पब्लिक स्कूल्स बने थे, अंडरलाइन करे यूनिवर्सिटीज बनी थी 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में। 19वीं सदी में जब ब्रिटेन ने यूनिवर्सिटीज बनाई थी, तो ये जो डैनियल जॉन्स थे, इन्होंने क्या किया, इब्तदाई तौर में पब्लिक स्कूल में जो यूज होने वाली इंग्लिश थी ना, जो प्रोनाउंसिएशन थी, उसको इन्होंने शामिल किया सोशली एक्सक्लूसिव एक्सेंट में। जो लोग आपस में बोल रहे थे ना स्कूलों में, वही लोग अब माशरे में भी बोल रहे थे। इन्होंने उस तमाम एक्सेंट को सुना। फिर उन्होंने देखा कि जनाब ये जो है इसी सेंचुरी में, यानी कौन सी सेंचुरी है, 20th सेंचुरी। 19 है तो 20th सेंचुरी बनेगी, 17 है तो 18th सेंचुरी बनेगा, 18 है तो 19th सेंचुरी बनेगा। इस सेंचुरी में जनाब इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि ये जो मेंबर है ना, अमीर लोग, रूलिंग क्लास, जैसे बादशाह, नवाब साहब और अमीर लोग, प्रिविलेज्ड क्लासेस जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अटेंड करते थे बोर्डिंग स्कूल्स को। बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को हॉस्टल भेज देते थे, वहां रहते थे बच्चे, वहीं पर फिर वो हर वक्त ही वो जाहिर है तालीम याफ्ता लोगों में रहते थे, तो उनका एक्सेंट चेंज हो गया। फिर हमारे पास आए हैं विंचेस्टर, एटन, हैरो और रग्बी। ग्रेजुएटेड हो गए ये यूनिवर्सिटी से, ये कुछ अमीर लोग थे, ये हारो, एटन और विंचेस्टर, कुछ अमीर लोगों ने ग्रेजुएशन हासिल की। कहाँ से, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज से। अब ये जो इनका स्पीच पैटर्न था ना, उसकी बुनियाद क्या थी, लोकल एक्सपेंट पर थी, जो कि साउथ ईस्ट में बोला जाता था, मिडलैंड के एरिया में। और यहाँ पर लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारे के सारे इलाके हैं। लंदन को तो हम जानते हैं, ऑक्सफोर्ड को हम सिलेबस के नाम से जानते हैं, ऑक्सफोर्ड भी एक इलाके का नाम है, कैम्ब्रिज भी एक इलाके का नाम है। इन सारे इलाकों से, कि तीन बंदे आए, उन्होंने तीन बंदों के साथ तीन इलाके लगा दिए। तीनों बंदों का एक्सेंट जो था वो तकरीबन
लोकल स्टाइल था। क्यों? क्योंकि वो एक मिड का था, एक ही साउथ का था, एक ईस्ट का था, इस तरह डिफरेंट एरियाज के थे। अब यहाँ पर ये सारे जब मिले तो मिलके इन्होंने अपनी इंग्लिश में बात की तो एक ना एक्सेंट इजाद हो गया। अब इसी के साथ ये जो एस्टेब्लिशमेंट हो गई ना, यहाँ पर ये जो सारी की सारी चीजों ने फरोग पाया, इनसे क्या हुआ, एक बड़ा अनोखा सा स्टेटस बन गया। और खास तौर पर कहाँ बना, मिडिल क्लास के दौरान। क्योंकि ये तीन अगर अमीर बंदे आ गए थे तो ये सारे के सारे बच्चे अमीर तो नहीं थे ना, कुछ मिडिल क्लास बच्चे भी तो आ ही रहे थे लंदन में जो यूनिवर्सिटीज में। इन तीनों की खातिर थोड़ी ना यूनिवर्सिटी चल रही थी। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ दुनिया के, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आते हैं। अब वहां पर जनाब क्या हुआ, ये फिर बन गया एक यूनिक स्टेटस बन गया प्रोनाउंसिएशन का, अमीर गरीब इकट्ठा बैठने लग गया। अब आगे बात हमारे पास ब्रॉडकास्टर्स चॉइस की। ब्रॉडकास्टर्स क्या होते हैं, ये जो वो खबरें नहीं पढ़ते या मौसम का हाल बताते हैं, न्यूज वगैरह होते हैं, टीवी पे आते हैं, उनकी आगे बात। अब इनका जो रिसीव्ड का ग्रेटेस्ट स्टाइल था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉर्ड रिथ के नाम को निकाल दें। वो कौन था, पहला जर्नल मैनेजर था ये बीबीसी का पहला जर्नल मैनेजर था। जर्नल मैनेजर होने के नाते उसने जाहिर है एक ग्रेटेस्ट तब्दीली तो लेके आनी थी। और बात भी 1922 की हो रही है। यहाँ पर कौन थे, 1924 पे पास थे डैनियल जॉन्स, 1924 के पास है, 2 साल पहले की बात बता रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग का जो स्टैंडर्ड बन गया वो अभी भी बीबीसी। आप सुने ना तो लोग कहते हैं इंग्लिश सुननी है, बीबीसी की खबरें सुना करो, क्योंकि यहाँ से आपको काफी प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं देना, कौन सा वर्ड किस एक्सेंट में बोलना है। और ये सारा काम था हमारे मिस्टर रीथ का। ठीक है, रीथ ने आके यहाँ पर चूंकि इंग्लिश में ही सारा काम करवाना शुरू कर दिया। अब इनका यकीन था कि स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है ना वो बोली जाती है, और आरपी एक एक्सेंट है जो कि बोला जाता है, लिखा नहीं जाता है। अब ये बहुत ज्यादा जाना माना स्टाइल बन गया, और इसमें वैरायटीज भी आ गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूके हमारे यूनाइटेड किंगडम, वही ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पर, और यूएसए वही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो यूएसए के नाम से जाना जाता है। अब ये ओवरसीज जो थे ना, ओवरसीज हमारे जैसे होते हैं, जैसे हम दूसरे मुल्क में बैठे हुए ना तो हम ओवरसीज हैं। तो हम इस कंट्री में, हम हमारा नेटिव तो दूसरा कंट्री है, यहाँ बैठे हुए हम ओवरसीज कहलाते हैं। अब यहाँ पर यूके के ओवरसीज आ गए तो वैरायटी आ गई ना। अब इस मुल्क में आप आएंगे ना तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको फिलिपीनीज भी मिलेंगे, आपको मिस्री भी मिलेंगे, आपको सीरिया के लोग मिलेंगे, आप इतनी नेशनलिटीज मिलती है। तो फिर हमारे पास ना वैरायटी आ जाती है किसी भी एक्सेंट की। और यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है क्योंकि यूनिवर्सिटीज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जो बच्चे पढ़ने जाते थे, मुख्तलिफ मुल्कों से जाते थे। अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो बंदा था ना, ये जो रिथ, ये बीबीसी का जो इंचार्ज था पहला, ये बड़ा ही कॉन्शियस हुआ। इसने कहा कि इस मामले में जरा बाखबरी रखनी चाहिए, और फिर इसने चूज किया रीजनल एक्सेंट। इसने उसी इलाके का ही एक्सेंट उठाया जहां पर ये अपना ब्रॉडकास्ट का चैनल खोल रहा था। इसने कहा कि यही करना है जनाब, ये जो रिस्क है ना, रिस्क उठाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लिसनर को हमने वही समझाना है जो इलाके में वो बैठा बात सुन रहा है। हमने मलका के पास जाके मलका की अंग्रेजी बोली तो आम बंदा मंगल मलका का मुश्किल लफ्ज ना समझ बैठा तो फिर क्या हो जाएगा। अब फिर रुथ ने फैसला किया कि मैं ये समझता हूँ कि, और जो उसका एटीट्यूड भी था उसके जरिए भी उसने सारे माशरे में जाके क्लाइमेट देखा, टाइम देखा, एज देखी, जेंडर देखा, इन सब पर इसने काम करना शुरू कर दिया कि जो रिसीव प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए, इसको प्रिजर्व हो जाना चाहिए, इसको यहाँ ना संभाल के रख ले, ताकि ये जो रेस्टोक्रेसी ने हमारे सामने एक मिसाल पैदा की है ना एक्सपेंसिव पब्लिक स्कूल्स के जरिए। क्योंकि अमीर बच्चे थे, अमीर जो के स्कूल में जाते थे, तो उनके साथ कुछ गरीबों के मिडिल क्लास बच्चे पढ़ते थे, तो वो मिडिल क्लास जब अपने मोहल्ले में आए तो उन्होंने वो इंग्लिश बोली, तो मोहल्ले वालों ने भी सीख ली, इलाके की बनने लगी। उसने कहा जनाब अब इसको संभाल लेते हैं, अमीरों से अब थोड़ी सी जबान नीचे आ रही है, इसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, महफूज कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इट रिप्रेजेंटेड, ये फिर क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी सोशल मोनारिटी का, मैन्योरिटी होती है यानी थोड़े बंदे हो लेकिन उनका इलाका नेटिव का हो। नेटिव के साथ हम कम है ना यहाँ पर, अगर अरबिक ज्यादा है तो हम तो लाखों में भी नहीं होंगे, अगर वो कई लाख है तो हम में भी अगर वो करोड़ है तो हम करोड़ नहीं होंगे, तो माइनॉरिटी बन जाएगी ना हमारी। लेकिन माइनॉरिटी भी तो रिप्रेजेंट करे, माइनॉरिटी भी बताए, और इस तरह से पब्लिक प्रिविलेज हो जाएगा, पब्लिक में प्रिवेल्ड हो जाए, ये फैल जाए, और बीबीसी का जो स्टैंडर्ड है उसको समझा जाए, वक्त के साथ साथ उसको समझा जाए, और खास तौर पर इसको क्या किया जाए, इसको शामिल किया जाए,
और बाजुकात जो हमारे नेगेटिव परसेप्शंस आ जाते हैं कि भाई ये क्या, पहले लोग कहते थे ना हम कोई काफर है, हम अंग्रेजी बोलेंगे हम काफर हो जाएंगे। नेगेटिव परसेप्शन जो है ना उसको भी खत्म होना चाहिए। ओरिजिनल वैरायटीज ऑफ इंग्लिश जो है उसको भी खत्म होना चाहिए। यानी मेरी इंग्लिश में ऐसे नहीं आ रहा, तुम्हारी इंग्लिश में ऐसा आ रहा, नहीं, उसने कहा एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का हो जाए तो बेहतर है। बीबीसी का जो मैनेजर था। अब इसके बाद इसने कहा देर इज मोर देन वन आरपी। अब ये मोर देन वन आरपी की भी स्टडी देख ले। ये जो एक स्पीकर होता है ना, जो न्यूमरल्स होते हैं, लोकलाइज्ड प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ भी आ जाते हैं तो हम कई मतलब अपने उर्दू के वर्ड डाल के अरबियों को भी समझाने की कोशिश करते हैं, उसी में उर्दू पंजाबी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, तो हम अपनी लोकलाइज्ड प्रोनाउंसिएशन को भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि बाजू का तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती, तो मिक्स मिक्स करके इशारों से बात समझाई जाती है। इसी तरह जो स्पीकर होते हैं, बहुत से ऐसे स्पीकर होते हैं जो यूज करते हैं और फिर डिस्क्राइब करते हैं किसको, एक बोर्ड को डिस्क्राइब करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एरिया को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा अपना एक जाती लबो लहजा है। ये उनका अपना जाती लबो लहजा जिसको वो डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसकी टर्म इस इस्लाम में क्या करेंगे, माइल्ड करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, यानी उस लबो लहजे को जरा थोड़ा सा, ये जो अरबी का ना ये ऐसी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि आपके मेरे जैसा बंदा थरथरा जाता है कि हाई लड़ तो नहीं पड़े कहीं, इतनी इतनी ऊंची आवाजों में बोल रहे होते हैं। क्योंकि हमारी उर्दू में जो है ना वो वैसे ही, उर्दू वाले कहते हैं भाई नहीं लड़ते, पंजाबी में बोल रहा तो तब भी वो कहते हैं हाई जैसे लड़ रहे हैं। इस तरह से स्ट्रॉन्ग उनके एक्सेंट्स होते हैं। फिर वो माइल्ड हो जाने चाहिए। फिर जो स्पीकर्स है वो अप्लाई करे अपने स्पीच पैटर्न के अंदर, और उसके साथ साथ वो क्या करे, डिफरेंट आरपी स्पीकर्स के साथ अपना कांटेक्ट करे, यानी किसी भी कंट्री के हों डिफरेंट हो, आपस में कांटेक्ट करें, फिर डिस्क्राइब किया जाए इस स्पीकिंग लेवल को। और ये जो बोर्ड हमारे हैं ग्लासविन आ गए हैं। अब यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड था यानी कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया गया। अब वहां पर क्या बना, ग्लासवियन एक्सेंट बन गया। उन लोगों ने कहा भाई यहाँ पर ये जो एक्सेंट है ये ग्लासवियन एक्सेंट है। और दूसरे आए उन्होंने माइल्ड स्कॉटिश एक्सेंट बना दिया, एक एक्सेंट बन गया ग्लासवियर, एक एक्सेंट बन गया स्कॉटिश एक्सेंट बन गया। ये डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग आते हैं फिर अपना एक्सेंट लेके आते हैं ना। यहाँ पर माना जाता है एक आरपी इंग्लिश है और एक इंडियन इंग्लिश है, क्योंकि इंडियन इंग्लिश ने अपनी इंग्लिश बना ही ली। हर मुल्क में गए, हर मुल्क में जैसे भी इनका स्टाइल होता है ना, और उनका लबो लहजा आ ही जाता है उसके अंदर। अब इसी तरह से क्या कर रहे हैं जनाब, इसको अगर हम देखते हैं तो ये इन एंडिक्वेट है, लाजिम हो जाता है कि इसको अप्लाई किया जाए, इसको लागू कर दिया जाए, और रिसीव प्रोनाउंसिएशन फिर इस तरह से लागू हो जाती है। और फिर वैरायटी ऑफ इंग्लिश हमारे सामने आ जाती है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या करती है, कंपासिस, मुश्तमिल है एक बहुत बड़ी वैरायटी के ऊपर बोलने वालों की, यानी इसमें कई लाखों लोग आ जाते हैं जो कि ना सिर्फ कन्फेस्ड होते हैं अपनी नेशन के साथ, अपने मुल्क की भी वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, अपनी पुश स्पीच की भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अशकाल आरपी की भी बता रहे होते हैं। और अगर हम इसे रफली डिवाइड करें तो ये हमें 3 कैटेगरीज में मिलती है, जिसमें से आ जाता है हमारा कंजर्वेटिव आरपी। कंजर्वेटिव आरपी क्या करता है, ट्रेडिशनल वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकुलरली एसोसिएटेड जो कि खास तौर पर ताल्लुक रखती है ओल्ड स्पीकर्स के साथ, यानी दादा परदादा की लैंग्वेज। और वो किसकी थी, एरिस्टोक्रेटिस थी। पुराने पुराने लोग नवाब ही तो होते थे ज्यादातर, उसमें गरीब कम ही होते थे। नवाब खानदान जी, नवाब सब आ गए, नवाब सब आ गए। तो ये हमारी कंजर्वेटिव आरपी को अंडरलाइन करें। इसके बाद आगे मेन स्ट्रीम आरपी अंडरलाइन करें। इसमें क्या होता था, इसके एक्सटेंट को बहुत ज्यादा समझा जाता था कि ये न्यूट्रल है, ये जनाब ना इधर का है ना उधर का है, और ये क्या करता है, सिग्नल्स रिगार्डिंग एज पे आ जाता है। रिगार्डिंग एज यानी आपकी उम्र के हवाले से इसको डिफाइन किया जाता है। इसमें आपका शोबा भी आ जाता है, आपके रहने का स्टाइल भी आ जाता है। किस में आता है, इसमें मेन स्ट्रीम के अंदर। इसके बाद चलता है कॉन्टेम्परेरी आरपी, एक और आरपी आ जाता है। ये वो होता है जो स्पीकर यूज कर रहे होते हैं, वो हदोहाल जो कि यंगर आरपी रिसीवर यूज करते हैं। यानी जो कंटेम्परेरी तो हम जानते हैं ना, हमारे हम असर हो गए। कंजर्वेटिव भी इजी है और मेन स्ट्रीम भी इजी है, जो कि हमारे सिग्नल के हिसाब से चल रहा है। और ये न्यूट्रल है, ये ना इस तरफ बहाव देता है ना उस तरफ बहाव देता है। लेकिन कंजर्वेटिव सिर्फ ओल्ड को देखेगा और कंटेम्परेरी सिर्फ यंगर वन को देखेगा। तो इसने ना यंग को देखना है ना ओल्ड को देखना है, मिडिल वाले में। ठीक है, ये 3 पोर्शंस निकालने हैं आपने।
अच्छा था हम बात कर रहे थे कि ये जो यूनाइटेड हो गए, फिर ये सारे मिल गए, और हकीकत ये थी कि दे डू नॉट यूज एनी प्रोनाउंसिएशन, कोई प्रोनाउंसिएशन यूज ही नहीं हो रहा था, पैटर्न कोई ऐसा चल नहीं रहा था। इन्होंने क्या कि इन्होंने खुद से अंदाजे लगाने शुरू कर दिए, अजम्पशन करनी शुरू कर दी, वेयर दे आर फ्रॉम इन द यूके, कि हम यूके के कौन से इलाके से हैं, साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं या वेस्ट से हैं, कहाँ से हैं। आज की आरपी क्या बताती है हमें? आज की आरपी बता रही है कि जो आरपी का एक्सेंट होता है ना, वो जनाब चेंज होता रहता है, बदलते वक्त के साथ बदलता है। बदलते वक्त के साथ बदला तो इंग्लिश इतनी बदली ना। हमने हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का क्वेश्चन किया था ना, हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, तो वो कोर्स ऑफ द टाइम के साथ चेंज हुए। अब आवाजें जो होती हैं वो एसोसिएट करती हैं किसके साथ? विद द अर्ली बीबीसी ब्रॉडकास्ट के साथ। और मिसाल के तौर पर अब जो साउंड आ रहा है ना, एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन से क्या है, मोस्ट डिफरेंट है। और आरपी अब क्या कर रही है, वो मुसलसल जनाब इवॉल्विंग कर रही है, मुसलसल तैयारी कर रही है चेंजिंग की। और हमारा जो रवैया है इसकी तरफ, किसकी तरफ? एक्सेंट की तरफ बदलता ही जा रहा है दिन रात। हर रोज एक नया एक्सेंट आ जाता है और हमें वो वर्ड वैसे प्रोनाउंस करना पड़ता है। अब ये जो 20वीं सेंचुरी है, यहाँ पर आते आते आरपी ने क्या हमें पेश किया है? आवाज ऑफ एजुकेशन पेश की है, यानी एजुकेशन के जरिए आवाजें हमें मिली, अथॉरिटीज के जरिए मिली। अथॉरिटीज कौन थी? यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मीडिया, ये सारी अथॉरिटीज लगा लें आप, सोशल स्टेटस लगा लें, हमारा कौन से इलाके से ताल्लुक है, अमीरों की कॉलोनी से, गरीबों की कॉलोनी से, इकोनॉमिक पावर लगा लें, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी पावर है, वो इस हिसाब से भी सारी चीजें आरपी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये जो पीरियड चल रहा था ना, ये जल्द ही जल्द यानी फौरन से पहले क्या बन गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई है ना हमारी 40 के सेंचुरी में, 1940 के जुमरे में आ जाती है ना, उस टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉन डैनियल ही थे हमारे, जो 1924 1922 के लगभग चल रहे थे। अब आगे हम तकरीबन और 20 साल आगे आ गए। यहाँ तक आते आते क्या किया इन्होंने जनाब, इन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई है, अब वक्त था कि ये जो एजुकेशनल और सोशल एडवांसमेंट है ना, एकदम से और जितना मुमकिन हो सके इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए, तालीम आम की जाए, हमारी सोसाइटी को आम किया जाए। जंग के बाद ही तो इन्होंने बहुत हालात चेंज किए, जो औरतों को नहीं हकूक देते थे वो भी देने लगे, काम नहीं करती थी वो भी करने लगे। कितने तो बंदे बंदे मारे गए थे ना जंग में, जंग का पूरा सिनेरियो एक चलता है इनका। उसके बाद इनमें बहुत तब्दीलियां आई हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या कि जो वो लोग जो इस काबिल हैं कि इनसे फायदा उठा सकेंगे इन सारी अपॉर्चुनिटी से, तो वो फायदा उठा लें। इसी लिहाज से जो तालीम हो गई थी ना, और जो कैरियर था, उसको बहुत से एडवांटेजेस मिले। हमारे बड़े बुजुर्गों को इंग्लिश इस वजह से नहीं मिली थी कि इन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं जी नहीं, हमारी इंग्लिश हमारे पास ही रही, हम अंग्रेज हैं, अंग्रेज बोलेगा तो अच्छा लगेगा। फिर बाद में जनाब इन्होंने जब देखा कि दूसरे लोग आके, जैसे कायदे आजम ने भी तो वहां से जाके डिग्री ली, लामा इकबाल ने भी वहां से जाके डिग्री ली, सर सैयद अहमद खान ने भी ली ना, इन मुख्तलिफ लोगों ने जाके वहां से ली ना यूनिवर्सिटी से डिग्री। तो आरपी तो फिर चेंज होना ही था, फिर वो अपने इलाके में ही आए तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी। इस तरह से वाइल्ड वो जो है ना, उसकी वाइड वैरायटी बन गई। अब यहाँ पर समझा जी जाने लगा था और महसूस हुआ और समझा जाने लगा कि ये जो दबाव पड़ रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, कन्फर्म लिंग्विस्टिकली देखते हैं। इसके बाद फिर लैंग्वेज का जो आपका लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट है ना, वो भी बन गया। फिर उन्होंने पूरी हिस्ट्री निकाली लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट, इसीलिए तो ये पिछली सदी में तो आया, इसको तो भी मेरे ख्याल 100 साल भी नहीं हुए आए हुए। अब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया इस सेक्शन को, इस लबो लहजे को। फिर उस लबो लहजे ने क्या बनाया, उसने कहा कि थोड़ी सी तरमीम कर दे, जो भी बोलता है तो आरपी की कवायद का वो जिसे कहते हैं यूज कर रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत तब्दील कर देता है। इन्हीं औकात के अंदर ताहम ये जो रिजल्ट चल रहा था हमारे पास, ये जारी रहता है और सोशल चेंज आ जाते हैं। अब हमारी जो वर्चुअली एवरी एक्सेंट, हर कोई जो एक्सेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन ऑल वॉक्स इन द लाइफ। पूरी जिंदगी में हम जो भी कुछ बोल रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो इस सेक्शन को यूज कर रहे होते हैं। और पीपल क्या करते हैं, एस्पायर स्पोर्ट्स करते हैं। अब यहाँ पर जो है पी की बात कर रही है। अब ये जो वर्ड है ना पी, एस्पायर में हमारे आ जाता है, जिसमें हम अपनी पफ को बाहर निकालते हैं। और स्पोर्ट में अगर हम देखते हैं, या अगर हम ये करें कि कुछ लोग सीखना चाहते हैं कुछ काम और उनमें कुछ शौक होता है, एस्पायर जो जुस्तजू आरजू में भी आ जाता है। लेकिन हमारे ये जो प्रोनाउंसिएशन के लेवल होते हैं ना, जो हमने फोनेटिक्स पढ़ा है ना, उसमें जब फोनोलॉजी के चैप्टर में जाना ना, तो उसने ये जैसे पी यहाँ पर और स्ट्रेस से बोला जाएगा एस्पायर,
थॉट, यहाँ पर और स्ट्रेस से बोला जाएगा। यहाँ ये मैं बताना चाह रहा है कि पूरी दुनिया में जो भी लोग थे जनाब, उन्होंने क्या किया, मैंने इन अपनी आरजुओं के मुताबिक खेलों में गए, आर्ट्स में गए, मीडिया में गए, बिजनेस में गए और बहुत से दूसरे स्ट्रॉन्ग एरियाज में गए। और फिर आरपी की जो इंग्लैंड में लेवल था ना, जैसे कि उनकी सिटी में लेवल था, फिर वो फैलना शुरू हो गया। और सिविल सर्विसेज जब वहां पर जाकर उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने वहां पे एकेडमिया बनाया, एकेडमिया वगैरह बना दी, तो ये जो यंग स्पीकर्स आ गए थे ना पढ़ने के बाद, नए लोग आ गए, तो उनका रीजनल एक्सेंट भी आ गया और बहुत जरूरी हो गया था कि आप वो अपना ले इस स्पीच स्टाइल को। क्योंकि बहुत से जो कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, या तो स्पोर्ट्स के अंदर भी कम्युनिटी होती है, अब यहाँ पे आर्ट्स के अंदर भी कम्युनिटी होती है, मीडिया में भी कम्युनिटी होगी, हर जगह तो बोलना पड़ेगा ना, बोलने की बात आएगी, हर जगह तबसरा नगारी होगी। और फिर उनको सजेस्ट किया जाएगा कि ये जो यंगर आरपी है ना, ये जैसे बोलते हैं ना, ऑफन गो टू द ग्रेट लेंथ, इनकी फॉलो करें। जो यानी हमें भी यही कहा जाता है ना, वो साइक्रोनिक और डेंक्रोनिक का क्वेश्चन आपने किया था ना सॉसर के साथ, तो सॉसर ने ये कहा था कि जो डायक्रोनिक है उसे छोड़ दो, जैसे सिंक्रोनिक चल रहा है ना उसको आप फॉलो करते जाओ। इसी तरह से बदलते भेस के साथ मिडिल क्लास के एक्सेंट जो है वो बने, और फिर उनके साथ जनाब रीजनल एक्सेंट बन गए, वो रीजनल ने थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया, और चलते 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 उन्होंने अपनी स्पीच का एक हद्दो हाल बना ही लिया।